Hello everyone, welcome to the Thastu and a very welcome to our daily editorial and news analysis which is being presented by me. My name is Khushbu. Let's get started with today's class. First of all, we will check out the table of contents. And what are the table of contents? Those are Operation Ajay. ये हमारा एक टॉपिक है जो हम कवर करेंगे प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से. ये टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन आता है विमेंस कोटा. ये एडिटोरियल है. ये आपको मतलब ये जो अभी रिजर्वेशन मिला है 33% रिजर्वेशन विमेन को इन दी पार्लियामेंट, सो डेफिनेटली उसी चीज़ से रिलेटेड है ये. एंड इसमें बहुत थोड़ा वाइडर पर्सपेक्टिव कुछ डिफरेंट चीज़ें लेजिस्लेशन को लेकर के इसमें मेंशन किया गया है, प्रोसीजर को लेकर के. सो दैट इज इम्पॉर्टेंट. ओके, तो जीएस पेपर 2 हो गया हमारा. दिस इज गवर्नमेंट्स फैक्ट चेक. ये कंसर्न है रिलेटेड टू दी गवर्नमेंट का. ये जो फैक्ट चेकिंग जो यूनिट है उससे रिलेटेड है ये. ओके, सो दैट वी विल बी डूइंग. देन आता है विमेंस राइट एंड द प्रेगनेंसी. दैट वी विल बी डूइंग जीएस पेपर 3 and 1 दोनों में ही आप इसको रिलेट कर सकते हो. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये अगेन हमारा जीएस पेपर 2 से ही आता है. ओके, चलो, सो लेट्स मूव ऑन. बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक आउट द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्री श्योर. तो प्री श्योर जो है वो हमारा अभी ओपन है फॉर द रजिस्ट्रेशन पर्पस. तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो यू कैन डेफिनेटली चेक आउट दिस थिंग. वेबसाइट पे तो इससे रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन मिल ही जाएगी. अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर्स एज वेल टू गेट द कंप्लीट डिटेल्स रिलेटेड टू प्री श्योर. ओके, चलो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक. एंड हमारा जो पहला टॉपिक है वो है ऑपरेशन अजय से रिलेटेड. आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बोला है कि मैम ये जो इजराइल और हमास का केस चल रहा है, ये जो अभी वॉर चल रहा है, तो इसके बारे में आप नहीं पढ़ाओगे क्या? क्यों नहीं पढ़ाओगे भाई? डेफिनेटली आई विल बी टीचिंग यू. तो ये जो टॉपिक है हम इसको कल कवर करेंगे. आई वाज जस्ट वेटिंग कि थोड़ी सी और भी आर्टिकल जो है वो कलेक्ट हो जाए, बिकॉज अगर कोई भी इशू आती है तो उसके बाद ना नंबर ऑफ आर्टिकल्स एक्चुअली कम्स रिलेटेड टू दैट टॉपिक, है ना. तो इस वजह से एंड हमारा डीएनए एक ऐसा है जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों ही मिक्स में रहता है, तो सभी तरीके के जो ऑडियंस है उन सभी को केटर हो जाएगा इससे. तो टुमारो वी विल बी डूइंग दिस थिंग. यहाँ पे ये जो ऑपरेशन अजय है वो इसी से ही रिलेटेड है. ओके, इजराइल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं इंडियंस जो कि फंसे हुए हैं, तो उनको निकालना है. तो जो भी रजिस्टर्ड इंडियन सिटीजन्स हैं जो वहां पर हैं एंड दे वांट टू गेट इवैक्यूएटेड, मतलब वो जो है वहां से आना चाहते हैं यहाँ पर इंडिया में, तो उन लोगों की लिस्ट प्रिपेयर कराई गई है. एंड वहां से उनको लेकर के आने का ये जो पूरा फुल फ्लेज ऑपरेशन रन किया जाएगा, तो उसी ऑपरेशन का नाम जो है यहाँ पर ऑपरेशन अजय रखा गया है. ओके, इसी के ही जैसे पहले भी एक ऑपरेशन लागू किया गया था, मतलब उसको भी रन किया गया था, एंड दैट वाज द ऑपरेशन कावेरी. ऑपरेशन कावेरी कहाँ से ये इंडियन सिटीजन्स को लेकर के आए थे? सो दैट वाज फ्रॉम द सूडान. ओके, तो सूडान से इंडियन सिटीजन्स जो थे उनको वहां से लेकर के आया गया था. सो दैट इज ऑपरेशन कावेरी. एंड ऑपरेशन अजय टू इवैक्यूएट और यू कैन से टू protect in order to bring Indian citizens from the Israel. Okay, that's it. This is the information related to this operation Ajay. So यहाँ पे इसीलिए मैंने कहा कि ये हमारे prelims perspective से important है. कैसे हो जाएगा ये? they can give you in the match the following kind of thing. Operation Ajay, Israel. ठीक है, Operation Kaveri, they can give you any other countries name like Iran और सीरिया, लाइक दैट. ठीक है, इस तरीके से they can ask you which of the above ones are the correctly matched. इस तरीके से ये जो है वो पूछा जा सकता है. ओके, तो इसी वजह से आई टोल्ड यू दैट दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव. नेक्स्ट जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, दूसरा हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं, एंड दैट इज रिलेटेड टू द विमेंस एंड द प्रेगनेंसी. ओके, तो अभी जो कोर्ट में एक केस रिसेंटली गया था, एंड यहाँ पे एक डिवीजन बेंच है जो 2 विमेन जजेस थी, वो इसको इनके अंडर जो है ये केस आई थी. इस केस में एक लेडी है हु इज 26 वीक्स प्रेग्नेंट, राइट, एंड
शी वॉन्ट्स टू टर्मिनेट हर प्रेगनेंसी। वो क्या चाहती हैं, अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना चाहती है, शी डोंट वांट टू कंटिन्यू विद दिस थिंग। तो ये जो पूरा केस है, इसमें अब इसका जो इसको कोर्ट में क्यों लेकर के गया, तो इसमें कोर्ट में ले जाने के पीछे ये रीजन है कि हमारा एक ऑलरेडी एक एक्ट है, दैट इज द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2021। ओके, सो इस एक्ट के अंतर्गत जो प्रेगनेंसी टर्मिनेट किया जा सकता है, दैट इज अप टू दी 24 वीक्स। कितने वीक्स तक का? 24 वीक्स तक के जो अगर प्रेग्नेंट हो, तो वो अगर किसी तरीके की कोई कॉम्प्लिकेसी है। अब कॉम्प्लिकेसी किस तरीके की हो सकती है? सपोज कि अगर हम इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू होने दे रहे हैं, तो इन दैट केस जो माँ है, जो मदर है, उनकी लाइफ खतरे में हो सकती है। जो मदर है उनकी लाइफ, बच्चे की लाइफ जो है, यानी जो चाइल्ड है उसकी लाइफ खतरे में रह सकती है। ओके, तो उस टाइप का कोई चीज है, या फिर जो बच्चा है बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस, किसी तरह की कोई और जो है कॉम्प्लिकेशंस वो क्रिएट हो गई हैं, तो इन दैट पर्टिकुलर केस वहां पे 24 वीक्स तक का जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट किया जा सकता है। एंड ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर फीडबैक, ये सारी चीजें कहाँ से आएंगी? फ्रॉम द डॉक्टर्स। ओके, अब ये जो लेडी है उनका क्या प्रॉब्लम है? दैट शी इज 26 वीक्स प्रेग्नेंट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ये तो चलो ठीक है उनका ये वाला कंडीशन, बट शी इज सेइंग दैट कि मैं मेंटली जो हूँ इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, आई डोंट वांट टू कंटिन्यू विद दिस थिंग। आई एम ऑलरेडी हैविंग 2 चिल्ड्रंस, मेरे ऑलरेडी बच्चे हैं, मैं एक और बच्चे को नहीं संभाल सकती हूँ, मुझे नहीं चाहिए बच्चा। तो मैं, और अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम टेकिंग मेडिसिन ऑल्सो, मैं मेंटली नहीं प्रिपेयर्ड हूँ, मैं मेंटली आई एम नॉट एबल टू हैंडल ऑल दीज थिंग्स एंड ऑल, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, तो इस वजह से आई वांट टू डिसकंटिन्यू दिस थिंग। ओके, अब यहाँ पे जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है, उन्होंने कहा कि आप जो है, मतलब ये यहाँ पे जो मदर है उनसे उनको लेकर के ये बात करी गई कि गवर्नमेंट की तरफ से जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, आप माँ जो है, माँ के राइट्स को बचाने के लिए, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ मदर, राइट, यू आर नॉट सपोज टू टेक अवे द राइट्स ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड, क्योंकि जो बच्चा आपके वूम में है, ऐसा तो है नहीं कि वो लिविंग नहीं है, दैट इज अलाइव, वेरी मच अलाइव। तो उसको टर्मिनेट करने का मतलब है कि आप उसकी जिंदगी वापस, आप उसकी जिंदगी जो है वो फिनिश कर रहे हो। तो जो वूम में है, आपके कोख में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके कोई राइट्स नहीं है। तो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द मदर, यू आर नॉट सपोज टू टेक अवे द राइट्स ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग, राइट। सो दिस वॉज एक्चुअली हैज बीन सेड ओवर हियर। नाउ अब इसके यहाँ पे जो एक जज ने कहा कि नहीं ठीक है, इसको टर्मिनेट कर दिया जाए, और दूसरे एक ने कहा कि नहीं, वी कैन नॉट डू दैट बिकॉज ऑलरेडी आपने यहाँ पे जो है वो क्रॉस कर चुका है। एंड दूसरी जज जो है उन्होंने कहा कि वी आर नॉट सपोज टू सप्रेस एनीवन टू हैव टू कंटिन्यू विद द प्रेगनेंसी। अगर कोई मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है उस चीज के लिए, उसके सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड जो है वो नहीं अच्छा है, वो एक और बच्चा नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, बिकॉज जस्ट हैविंग चिल्ड्रन, बस बच्चे को पैदा कर देना ही नहीं होता है, उसके बाद बहुत सारी चीजें होती हैं। यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट चाइल्ड, यू आर एक्चुअली स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन दैट चाइल्ड, बहुत सारा पैसा, उसको पढ़ाना लिखाना, उसकी शादी एंड ऑल, जॉब, बहुत सारी चीजें होती हैं। ओके, तो अब अगर उसका सोशियो इकोनॉमिक जो बैकग्राउंड है वो उस चीज को अलाउ नहीं कर रहा है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कि ये जो और भी जो उसकी मेंटली सिचुएशंस है, फिजिकल सिचुएशंस है, वो सारी चीजें नहीं अलाउ कर रही हैं, तो इन दैट पर्टिकुलर केस टर्मिनेट कर देना वुड बी बेटर डिसीजन रादर देन कंटिन्यूइंग विद दैट। ओके, कंटिन्यूइंग विद दैट प्रेगनेंसी। तो ये जो अब 2 ही लोगों का था, 2 विमेन की ही ये बेंच थी, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे टाई हो गया। सो दिस हैज बीन सेड कि ठीक है, इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, इन द फर्दर वी विल सी अबाउट दिस थिंग, राइट। तो तारीख पे तारीख जो है वो चीजें चलेंगी। तो एज ऑफ नाउ दिस इज समथिंग विच इज गिवन ओवर हियर इन द आर्टिकल। इसमें किसी भी तरीके कोई जो अपडेट आएगा इन फ्यूचर, वी विल डेफिनेटली बी डूइंग दैट, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू कवर।
यहीं पे ही अगर आप दूसरे कंट्रीज से कंपेयर करते हो तो अभी रिसेंटली अमेरिका में क्या हुआ था, आप जो है आप ये अबॉर्शन करा ही नहीं सकते हो। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर कि अबॉर्शन कंप्लीटली बैन है। यू कैन नॉट अबॉर्ट, इट डजंट मैटर हाउ मेनी चिल्ड्रन यू आर हैविंग, डजंट मैटर व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो सारी चीजें कुछ भी मैटर नहीं करती हैं। ओके, सो दैट्स द सीन। तो ये सारी चीजें हैं, लेट्स सी इसमें क्या जो है आगे अपडेट आता है। नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल विच वी आर गोइंग टू डू इज रिलेटेड टू द गवर्नमेंट्स फैक्ट चेक यूनिट। ओके, इट इज रिलेटेड टू दिस थिंग। जो गवर्नमेंट की फैक्ट चेक यूनिट है, अभी रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड अमेंडमेंट रूल्स 2023, आईटी रूल्स जो है ये 2023, ये इट केम इनटू बीइंग बिकॉज इट इज एक्ट, डेफिनेटली जैसे ही एक्ट बन जाता है उसके बाद वो चीज लागू हो जाती है, तो इट केम इनटू बीइंग। इसी में ही फैक्ट चेक यूनिट जो है वो उसको भी परमिट किया गया था, एंड देयर आर रूल्स रिलेटेड टू दिस थिंग ऑल्सो। अब ये जो फैक्ट चेक यूनिट है, व्हाट इट इज सपोज टू डू, किसी भी तरीके की कोई फेक या फिर कोई फॉल्स या फिर किसी तरीके की कोई मिसलीडिंग पोस्ट है, वीडियो है, कुछ भी है, वो सारी चीजों को चेक करना कि अगर उनको लगता है कि पता नहीं ये जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है वेदर इट इज राइट और नॉट, फेक है, फॉल्स है, मिसलीडिंग है, क्या है, वो फैक्ट चेक करेंगे और उसको इन्फॉर्म कर देंगे दैट पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। ओके, दे विल बी इन्फॉर्मिंग। अब ये इंटरमीडिएरी कौन है, वो प्लेटफॉर्म जो कि किसी को वो स्पेस दे रहा है, कि जैसे कि एक्स जो कि पहले ट्विटर थी, वो प्लेटफॉर्म होगी, फेसबुक एक प्लेटफॉर्म हो गया, बहुत सारे ऐसे मतलब दूसरे जो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं और, तो वो प्लेटफॉर्म्स जो मिल रहे हैं, ठीक है, वो प्लेटफॉर्म्स को मतलब वो इंटरमीडिएरीज हुए, अब उनके ऊपर ये ओनर्स आ जाएगा, उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी कि भाई ये जो इस तरीके का मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है, फेक फॉल्स व्हाटएवर इन्फॉर्मेशन हैज बीन प्रोवाइडेड, वेदर यू आर सपोज टू कीप इट ओवर देयर और यू हैव टू लेट इट गो, आप जो है उसको वहां पे रखना है या फिर उसको जो है टाटा बाय बाय कर देना है बाय डिलीटिंग, तो दैट्स ऑन द इंटरमीडिएरीज। ओके, तो इसी चीज को लेकर के जो है यहाँ पे कंसर्न रेज किया जा रहा है दैट एंड ऑल ऑफ दीज आर एक्चुअली रिलेटेड टू दी कंटेंट, ऑनलाइन कंटेंट, ऑनलाइन जितने भी कंटेंट प्रोवाइड करे जाते हैं रिलेटेड टू द बिजनेस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड इट एक्चुअली डिमांड्स इट्स रिमूवल। गवर्नमेंट ने अगर किसी चीज को पॉइंट आउट किया है तो ऑब्वियस सी बात है कि उनकी क्या चाहत रहेगी कि भाई उसको डिलीट कर दो, राइट, उसको रिमूव कर दो। खैर चलिए, तो दिस इज द सीन रिलेटेड टू, ये जो है पूरी कहानी एक तरीके से ये चल रही है, द स्टोरी सो फार। नेक्स्ट इज दैट इन दिस वन देयर इज अ रूल 3 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी सब क्लॉज वी, जो कि आईटी रूल्स के अंतर्गत है, और इसमें इट एक्चुअली परमिट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फैक्ट चेक यूनिट। तो एफसीयू एक यूनिट एस्टैब्लिश करने का यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में बाय दैट पर्टिकुलर एक्ट इसको इंड्यूस कर दिया गया है कि ऐसा कुछ यूनिट जो है वो किया जा सकता है, राइट, इसको लेकर के आया जा सकता है। यहाँ पर अब कंसर्न क्या रेज किया जा रहा है कि भाई यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या देखा, इट इज रिलेटेड टू द बिजनेस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, इट मीन्स कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर किसी चीज को फॉल्स बोल दिया तो वो फॉल्स है, और जिसको नहीं बोला वो नहीं है, राइट। सो इट मीन्स दैट हियर इट इज सेइंग कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसने अपने आप को ही पावर दे दिया, प्रोसिक्यूटर का पावर दे दिया, अपने आप को ही जज बना दिया, एंड इन दैट लूज सेंस द एग्जीक्यूशनर ऑल्सो। अब कैसे इन्होंने अपने आप को प्रोसिक्यूटर अपने आप से ही डिसाइड कर लिया, अपने आप से ही बोल दिया कि ये है फेक, उसके बाद उन्होंने अपने आप से कह दिया कि भाई ये जो है फाइनली यस दिस इज, बिकॉज दे आर द जज, उन्होंने अपने हिसाब से कर लिया, एंड लेटर ऑन एग्जीक्यूशनर ऑल्सो बिकॉज दे आर सेइंग इंटरमीडिएरी को कि भाई ये फेक है। अब गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है तो ऑब्वियसली बात है कि देयर विल बी सम काइंड ऑफ प्रेशर ऑन द इंटरमीडिएट्स, द प्लेटफॉर्म ऑल्सो टू रिमूव इट। अब वो लोग क्या करेंगे, ऑब्वियसली बात है दे विल ट्राई टू रिमूव इट ओनली। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके की चीज जो है वो पॉइंट आउट करी जा रही है। तो अब यहाँ पे जब डिफेंड करने की बात आई तो गवर्नमेंट ने ये चीज कहा कि ये फैक्ट चेक यूनिट जो है इट विल ओनली नोटिफाई द इंटरमीडिएरीज, या फिर जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है,
जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये नहीं कह रहे हैं कि भाई डिलीट कर दो, लेकिन हम क्या कहेंगे, हम जो है सिंपली वी विल बी इन्फॉर्मिंग, ये जो फैक्ट चेक यूनिट है वो अपनी तरफ से इन्फॉर्म कर देगा कि दिस इज फॉल्स, फेक, मिसलीडिंग काइंड ऑफ, दिस इज द वन जो कि अवेलेबल है आपके प्लेटफॉर्म पे, आप इसको रिमूव कर दो या फिर इसको एक डिस्क्लेमेयर के साथ जो है रखो दैट दिस इज फॉल्स और फेक और व्हाटएवर काइंड ऑफ थिंग, सो दैट लोगों को ये चीज पता रहे कि भाई ये गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है। ओके क्यों? बिकॉज दिस इज समटाइम्स इंपॉर्टेंट ऑल्सो। बट यहीं पे ही कोर्ट ने एक और पॉइंट जो है वो रेज किया था कि ऑलरेडी पीआईबी वॉज डूइंग दिस थिंग, पीआईबी जो है वो ऑलरेडी ये काम कर ही रही थी, तो सेपरेटली फैक्ट चेक यूनिट एस्टैब्लिश करने की हमको क्या जरूरत थी। ओके नाउ जस्ट अभी हमने ये रूल की बात करी थी जिसमें कि जो कि आईटी रूल्स में ऑलरेडी मेंशन्ड है, इट डील्स विद द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इंटरमीडियरीज। ठीक है, अब इंटरमीडियरीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में जो है इसमें मेंशन करा हुआ है रूल नंबर 3 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी सब क्लॉज बी। ठीक है, इसमें दे आर नाउ अंडर एन ऑब्लिगेशन, द इंटरमीडियरीज आर नाउ अंडर एन ऑब्लिगेशन to make reasonable efforts to ensure that users do not host, जो यूजर्स हैं वो होस्ट नहीं करें, डिस्प्ले नहीं करें, अपलोड, मॉडिफाई, पब्लिश, ट्रांसमिट, स्टोर, अपडेट और शेयर कोई भी इंफॉर्मेशन, जो भी यूजर्स लाइक अस, लाइक वी पीपल, हमको किसी भी तरीके का कोई ऐसा काम नहीं करना है जिसको कि फेक बोल दिया गया है कि भैया ये चीज जो है वो फेक है। जैसे ही बोल दिया फेक है, उसको हमको ना स्टोर करना है, ना लोड करना है, ना अपडेट करना है, ना उसको आगे फॉरवर्ड करना है, दोस काइंड ऑफ थिंग्स which is identified as fake or false or misleading by a fact check unit of the central government in respect of any business of the central government। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का काम करना, उसका वर्क को रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई गलत इंफॉर्मेशन कोई दे रहा है तो उसको आपको आगे ना फॉरवर्ड करना है, ना स्टोर करना है, ना अपडेट करना, मतलब कुछ भी नहीं करना है उसमें। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, सिंपली इट इज एज सिंपल एज दैट। अब ये आईटी एक्ट ऑफ 2000 जो है जिसमें सेक्शन 79 है, here what has been said that the failure to comply with this puts intermediaries at the risk of losing the safe harbor protection provided under this particular act। ये जो IT rules 2000 IT rules of IT Act of 2000 है, इसके अंतर्गत some kind of protection has been provided to these intermediaries। अगर आप ये सारी चीजें नहीं करते हो, इससे पहले जो भी हमने अभी कवर किया वो सारी चीजें नहीं करती इंटरमीडिएरीज, तो दे वोंट बी गेटिंग एनी काइंड ऑफ प्रोटेक्शन। एक फायरवॉल जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से उनको नहीं मिलेगा इफ समथिंग हैपेंस, राइट। द सेफ हार्बर सेफगार्ड एग्जेम्प्ट्स इंटरमीडिएरीज फ्रॉम लायबिलिटी फॉर एनी थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन मेड अवेलेबल और होस्टेड बाय देम। इंटरमीडिएरी एंड कोई थर्ड पार्टी है, वो किसी तरह कोई इन्फॉर्मेशन वहां पे डाल दे रही है जिसमें उनका कोई रोल ही नहीं है, उन्होंने तो बस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया हुआ है, राइट। तो वो फंस जाएंगे अगर इन सारी चीजों को, अगर उनको इंटीमेट कर दिया जा रहा है उसके बाद भी, इफ दे आर नॉट फॉलोइंग इट, राइट। सो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स ओवर हियर। हाई कोर्ट ने कहा कि भाई ये अभी प्राइमा फेसी जिस तरीके से चीजें देखने को मिल रही हैं, तो the rules do not seem to offer protection for fair criticism of the government like parody and satire. This is what the court has actually highlighted. And now the court is highlighting the ambiguity also. यहाँ पे ambiguity भी है एक तरीके से। Any business of the central government. What do you mean by this any business of the central government? Okay, so that is what actually the court is asking over here. Apart from that, अगर कोई स्पीच, जैसे कि if the speech is made ahead of the 2024 लोकसभा elections would fall within its ambit। अब इनका ये है कि any, अभी देखो कि 2024 में जो है इलेक्शंस होने वाले हैं, सो ऑब्वियस सी बात है बिफोर दैट ओनली देयर आर अ लॉट मेनी, मतलब सारी पार्टीज जो है वो एकदम फुल टू एक्शन में आ जाएंगी। अब ये पार्टीज जो हैं, अब यहीं पे ही सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्टी ले लो, अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं, मेंबर्स हैं, इफ दे आर मेकिंग एनी काइंड ऑफ स्टेटमेंट, द मिनिस्टर्स इफ दे आर मेकिंग एनी काइंड ऑफ स्टेटमेंट, तो क्या हम ये जो इलेक्शंस आने वाले हैं उसके ऑर्बिट में आ जाएंगे या फिर नहीं?
मतलब क्योंकि उसके बाद स्पीच को जो है द इलेक्शन कमीशन एक्चुअली स्क्रूटिनाइज, यू आर नॉट सपोज टू से लाइक दिस, यू आर नॉट सपोज टू डू एनीथिंग लाइक दैट एंड ऑल, ऐसा है क्या? If then inquired, if publications questioning the veracity of such political speeches would be covered by the amendment, thus empowering the government to identify any kind of fake or misleading news about itself. Okay, so there are concerns and there are questions related to this thing. अब उसके अलावा जो कोर्ट है, इट इज एक्चुअली आस्किंग द क्वेश्चनिंग वन मोर थिंग कि ऑल ऑफ अ सडन हमको फैक्ट चेक यूनिट की जो है वो जरूरत क्यों पड़ी है? बिकॉज पीआईबी वाज ऑलरेडी डूइंग दिस थिंग, फैक्ट चेकिंग वाला चीज जो है वो बहुत सालों से कर रहा था। ओके, अब यहाँ पे पीआईबी जो फैक्ट चेकिंग कर रही थी वो शायद उतना ज्यादा विजिलेंट नहीं कर रही होगी जिस हिसाब से नाउ द एफसीयू विल बी डूइंग, क्योंकि पूरा यूनिट ही वो उस चीज के लिए बना दिया गया है। ओके, द कोर्ट ने यहाँ पे कहा दैट what is misleading for one may not necessarily be the misleading for the another person. हो सकता है कि कोई ऐसा इंफॉर्मेशन जो आपको लगे कि मिसलीडिंग है लेकिन वो किसी और के लिए मिसलीडिंग नहीं होगा, ऐसा भी तो हो सकता है, राइट? सो दैट कुड ऑल्सो बी द रीजन ओवर हियर। नाउ falsity puts us in a binary. Fake doesn't even attempt to do that. फॉल्सिटी, अब जो फॉल्स है नहीं है, आपको हो सकता है कि आपके जो परसेप्शन है, आपकी जो नॉलेज है उसके हिसाब से वो फॉल्स है, किसी और के जो नॉलेज है, परसेप्शन है, उसके हिसाब से वो उसको फॉल्स नहीं लगता हो, तो फेक का तो समझ में आता है। बट यहाँ पे जो है इस चीज को लेकर के वो बाइनरी सिचुएशन वाली 1-0 वाला टाइप का जो सीन है वो यहाँ पर हो जाता है। ओके, नाउ the kind of power which has been bestowed by the government on itself, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट वो एफसीयू यानी कि फैक्ट चेक यूनिट लेकर के उन्होंने ये चीज दिखा दिया कि भाई अल्टीमेट पावर जो है वो हमारे पास है, यानी वो अपने आप को एज अ डिक्टेट टाइप जो है वो बेसिकली बता रहे हैं। The court expresses surprise that there is no provision in the rules that provides an opportunity for an aggrieved intermediary to justify or defend the flagged content. कि भाई यहाँ से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट उसने अपनी तरफ से, मतलब फैक्ट चेक यूनिट जो है उसने अपनी तरफ से चेक कर लिया, फिर इंटरमीडियरी जो है उसको बता दिया दैट दिस इज द सीन रिलेटेड टू योर कंटेंट, लेकिन यहाँ पर इंटरमीडियरी के पास किसी तरह कोई वो इन्होंने रिजॉल्व करने के लिए कुछ दिया ही नहीं है कि वो जो है उनको वापस बोले कि भाई दिस कंटेंट विच यू हैव हाईलाइटेड इज नॉट रॉन्ग, इट इज इन फैक्ट राइट, या फिर इसको नहीं हटा सकते हैं तो उसके पीछे का क्या रीजन है, right? So those kind of things has not been provided under these things, and this is the reason why it is raising concern, because this is like the power is actually ultimately coming from above. Here we don't have any kind of communication, so that's the problem with it. Okay, chalo. Now the last topic is related to the women's quota, which is we are going to do now. Women's quota. तो as of now ये जो reservation bill अभी आया है, women reservation bill 33% का लेकर के, तो अब इसको legislation मतलब इसको जो है implement करने को लेकर भी बहुत सारे speculations जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। In this one it has been highlighted by the author that एक तो सबसे पहले ये नहीं समझ में आता है कि ये जो स्पेशल सेशन बुलाया गया था इसी के लिए ही बुलाया गया था, तो इतना ज्यादा जो है सस्पेंस पहले से क्यों बना करके रखे हुए थे? They should have told, informed the people and the members quite earlier also. वो बता सकते थे कि भाई हम स्पेशल सेशन बुला रहे हैं, उसके पीछे ये रीजन है, वो कर सकते थे अपनी तरफ से ये चीज। तो इसके पीछे इतना सस्पेंस लेकर के आने का क्या मतलब था, वो चीज जो है वो एक्चुअली समझ में नहीं आ रही है। ओके, नाउ अब इन्होंने ये चीज कही कि भाई इट हैज बीन एक्सेप्टेड कि रिजर्वेशन मिल गया है एंड दिस इज क्वाइट वेल एक्सेप्टेड ऑल्सो, तो इसकी इम्प्लीमेंट अब ये जो है इसको लेकर के हर तरीके की एक्सेप्टेंस हो चुकी है एंड ऑल ऑफ अस आर बिलीव दिस थिंग कि यस दिस इज सम काइंड ऑफ प्रोग्रेसिव स्टेप विच हैज बीन टेकन। ये एक प्रोग्रेसिव स्टेप है जो कि लिया गया है बाय दी प्रोग्रेसिव स्टेप है
लिया गया है बाय द गवर्नमेंट, देन व्हाई दिस हैज बीन एक्चुअली सेइंग, इसको लेकर के क्यों हमको स्पेकुलेशन, किसी तरह का कोई जो क्वेश्चन है वो माइंड में आ रहा है, राइट. देयर इज नो लीगल और पॉलिटिकल जस्टिफिकेशन, देयर इज नो लीगल और पॉलिटिकल जस्टिफिकेशन टू प्रोलॉन्ग इट्स इम्प्लीमेंटेशन. इसकी इम्प्लीमेंटेशन को लेके बहुत लंबा रबड़ जैसे खींचने की जरूरत है ही नहीं, जब हमको पता है दैट दिस इज अ प्रोग्रेसिव सिचुएशन. नाउ व्हेन इट कम्स टू द पॉपुलेशन ऑफ द विमेन, तो पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 50% जो पॉपुलेशन है, 50% पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन किसकी है, विमेन की है. तो एंड ऑल ऑफ अस आर अवेयर ऑफ दिस थिंग कि विमेन की जो पॉपुलेशन है दैट इज 50%, तो आधी आधी भागीदारी है. तो या और अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर अंडर रिप्रेजेंटेड ऑल्सो. तो ये 33% का जो हमने रिजर्वेशन दिया है तो वो गलत नहीं दिया है. व्हाई? बिकॉज दे आर अंडर रिप्रेजेंटेड in the Lok Sabha, Rajya Sabha and all, in the state legislative bodies and as well as in the parliament. Okay, अब यहीं पे ही परसेंटेज में भी they have shown the data over here. परसेंटेज में क्या दिया है कि अब हमको लोकसभा में पता है कि एट मैक्स 550 सीट्स जो है वही हो सकती हैं, राइट. एंड अभी इसमें लोकसभा में ओनली 82 आर विमेन विच इज 15%, जस्ट 15%. Okay, now this is the situation of Lok Sabha. Now let's come to the Rajya Sabha. राज्य सभा में ये नंबर जो है ओनली 31 है. राज्य सभा में टोटल मेंबर्स कितने हैं, 250 हैं, and this 31 is just the 12%. 30% is just the 12%. So only 12% of the women are the members in Rajya Sabha, and only 15% of the people of the only the 15% of the members in the Lok Sabha are women. Okay, this is the situation. तो अब यहीं पे ही जो है एक तरीके से जेंडर गैप आपको देखने के लिए मिल रहा है, 85% 15%, right? So those kind of, so now यहाँ पे जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट आई है, इट प्लेसेस दिस इन अ माइक्रोस्कोपिक कंटेक्स्ट बाय शोइंग दैट इंडिया की जो रैंकिंग है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में वो 141 है आउट ऑफ 185. कितनी गंदी रैंकिंग है अपनी. जेंडर गैप इट मीन्स कि कितना ज्यादा है. एंड येस्टरडे ओनली इन द आर्टिकल ये चीज बोला गया था कि इट विल टेक 149 years. सो इट मीन्स लगभग 150 साल लगेंगे हमको ये जो साउथ नेशंस हैं, एशिया के साउथ एशियन नेशंस हैं, वहां पर हमको पेरिटी लाने में, जेंडर गैप जो है उसकी गैपनेस को कम करने में, पेरिटी लाने में इट विल टेक लगभग 150 साल. This has been said over there in the Global Gender Gap Report 2023. This has been pointed out. Right. Now the contentious issues. अब यहाँ पे issues actually क्या आ रहे हैं ये इन सारी चीजों को लेकर के. तो issues are like Article 81 Clause 2 of the Constitution. यहाँ पे ये चीज कह रहा है that the number of seats in the Lok Sabha for a state should have a correlation with the population. मतलब एक जो लोकसभा सीट है उसका मतलब किसी भी स्टेट का, सपोज कि दिस इज द स्टेट, अब इसमें कितने लोकसभा सीट्स होंगे, दैट इज सपोज टू बी डन ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन, कि क्या पॉपुलेशन है उसके साथ इसका कोरिलेशन होना चाहिए. सो नंबर ऑफ सीट्स and population are something which are correlated, and so far as practicable the criteria should be the same for all the states also. सारे states के लिए criteria जो है वो actually same ही रहनी चाहिए. So this is article 81 clause article 81 clause 2 subclause A. There is one more article, that is article 170. It actually talks about the legislative assemblies of states and also takes population as the basis of designing the constituencies. ये जो मैंने seats की बात करी है, so that is the constituency is actually decided कि एक constituency से एक seat हो गया. These are the constituencies. So a state is actually divided into different constituencies
एंड वहां से जो है वो लोग चुन करके आते हैं। तो आर्टिकल 8 यहाँ पे आर्टिकल 81 क्लॉज 2 सब क्लॉज 1 यहाँ पे कंसर्न रेज करने वाली बात हो जाती है। दूसरी है आर्टिकल 170, दोनों में ये बात कह रहे हैं कि सीट्स आर सपोज टू बी इन कोरिलेशन विद दैट ऑफ द पॉपुलेशन। सो दोनों ही जो है सीट की बात कर रहे हैं एंड पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। इन 81 इट इज रिलेटेड टू द लोकसभा, ओके, एंड आर्टिकल 170 it is talking about the state assembly, legislative state assemblies, मतलब legislative assemblies of the state, ओके। तो एक लोकसभा के लेवल का हो गया, एक स्टेट लेवल का हो गया। सो these are the two articles, remember this thing, very important। अब यहाँ पर ये एक चीज हो रहा है कि अब now here they are talking about the delimitation, ओके। delimitation में क्या होता है, दिस एक्चुअली टॉक्स अबाउट कि हम जो है किस हिसाब से पॉपुलेशन के हिसाब से किस तरीके से जो है वो ये बनाएंगे, क्या कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है वो प्रिपेयर करेंगे, ओके। सो इट एक्चुअली टॉक्स अबाउट द फिक्सिंग द लिमिट्स और द बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, बिकॉज एवरीथिंग इज सपोज टू बी डन ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन। सो दिस डिलिमिटेशन प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है जिसके हिसाब से ये चीज डिसाइड करी जाती है। This is a state, this is a state। अब स्टेट का जो भी पॉपुलेशन है, राइट, जो भी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के बेसिस पे द कॉन्स्टिट्यूएंसीज विल बी डिसाइडेड कि हम जो है यहाँ पे इतनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना सकते हैं, ओके। एंड यहीं पे ही वी आर सपोज टू कीप इन आवर माइंड कि SC/STs का जो सीट है दैट इज ऑल्सो रिजर्व्ड, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अभी जो है विमेन के लिए भी वी आर सपोज टू डू द सेम काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। अब ये पूरा प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूएंसीज, मतलब ये जो टेरिटरी डिसाइड करी है, ये जो बाउंड्री डिसाइड करी गई है, ये जिस प्रोसेस के थ्रू होता है उस प्रोसेस को हम लोग डीलिमिटेशन प्रोसेस जो है वो कहते हैं। उसी चीज को हम डीलिमिटेशन कहते हैं, डीलिमिटेशन प्रोसेस नहीं, उसी को ही हम डीलिमिटेशन करते हैं। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ये जो डीलिमिटेशन का काम हुआ था दैट हैपेंड इन 1950-51 एंड ये जो है उस टाइम प्रेसिडेंट के द्वारा करा गया था। द प्रेसिडेंट वाज द वन हु एक्चुअली डिड दिस थिंग। नाउ अब इसी साल में पहली बार क्यों हुआ, क्योंकि इसी साल में हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन थी दैट केम इनटू बीइंग, that was enacted, and उसके बाद हमने क्या इलेक्शन की घोषणा करी, that now we will be conducting elections। अब इलेक्शंस कंडक्ट करने के लिए हमको कॉन्स्टिट्यूएंसीज चाहिए थी, तो कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब चाहिए हमको, इसकी बाउंड्रीज कैसे डिसाइड होगा, तो डिलिमिटेशन के थ्रू। सो ऑल दीज प्रोसीजर वर डन बाय द प्रेसिडेंट एट दैट टाइम, ओके। एंड ये सारी चीजें जो हैं सेंसस के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करती हैं, ठीक है, सेंसस के ऊपर, क्योंकि सेंसस में जो है वो पॉपुलेशन देखा जाता है ना, एंड उसके हिसाब से फिर ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज का एरिया है वो बढ़ाया घटाया जो है वो एक तरीके से जाता है, ओके। नाउ दिस इज समथिंग विच हैज बीन डन। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू द साउथ इंडियन। अब यहाँ पे साउथ इंडियन स्टेट्स जो हैं दे आर द वन हु हैव एक्चुअली कंट्रोल्ड देयर पॉपुलेशन। उन्होंने जो है अपनी पॉपुलेशन रिड्यूस ही करके रखी है, रिड्यूस देयर पॉपुलेशन बाय साइंटिफिक मेथड्स, दे हैव डन दिस थिंग, ये काम जो है उन्होंने कहा है। लेकिन वहीं पे ही नॉर्थ स्टेट्स की अगर बात करें, एंड नॉर्थ स्टेट्स में भी स्पेशली यूपी एंड बिहार की बात करें, तो यहाँ पे पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हुई है, इट हैज एक्सप्लोडेड, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो गई है, राइट। सो दैट्स द कंसर्न। नाउ दिस कुड एक्चुअली लीड टू द टू काइंड ऑफ आउटकम्स, दो तरीके के आउटकम्स यहाँ पर जो है ये हाईलाइट करता है। द वेरी फर्स्ट थिंग इज द डिलिमिटेशन वुड गेट प्रोलॉन्ग्ड बाय इयर्स व्हिच इन टर्न विल डिफर द मटेरियलाइजेशन ऑफ द विमेन्स कोटा लॉ। अगर डिलिमिटेशन प्रोसेस जो है ये नहीं कंप्लीट होता है और ये लंबा खिंच जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि विमेन रिजर्वेशन बिल जो आया है उस चीज को हम जो है लागू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दैट इज सपोज टू बी डन। एज आई टोल्ड यू, SCs STs का भी सीट फिक्स है, फिर उसी हिसाब से विमेन का भी हमको करना पड़ेगा, तो इट विल टेक टाइम,
टू डू दैट. सो यही चीज है कि अगर यहाँ पे डीलिमिटेशन प्रोसेस का ये जो काम डीलिमिटेशन है नहीं होता है टाइम से, इट विल बी स्ट्रेच्ड. दूसरा है, और इट माइट हैपन बेस्ड ऑन पॉपुलेशन विच इन टर्न could translate undue advantages of the certain states in the north. कैसे? क्योंकि ये जो constituencies है, these constituencies are actually being made on the basis of population. तो population ज्यादा रहेगी तो इनकी boundaries जो हैं वो भी कम हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी. ओके, लेकिन वहीं पे ही साउथ इंडियन स्टेट्स जो है वहां पे population कम है. एंड एज ऑफ नाउ वी नो कि 550 की ही सीट्स है, 250 की ही सीट्स है इन द लोकसभा एंड इन द राज्यसभा रेस्पेक्टिवली. तो इट मीन्स जो एक वेटेज है ऑन द बेसिस ऑफ दिस मेथड, वहां पे वेटेज का जो फायदा है उन स्टेट्स को ज्यादा मिलेगा जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है. इट मीन्स दैट अगर यहीं पे एग्जाम्पल जो है उसके हिसाब से यूपी एंड बिहार में ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज हो जाएंगी एंड इन द सदर्न स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूएंसीज कम हो जाएंगी. इट मीन्स दैट कि उनका रिप्रेजेंटेशन यहां पर कम हो जाएगा. ओके, सो दैट्स द पॉइंट ओवर हियर. इन इसी वजह से कंसर्न जो है वो यहां पर रेज किया जा रहा है. ओके, नेक्स्ट इज आर्टिकल 81 एंड 170 जो हमने ऑलरेडी ये सारी चीजों को ऑलरेडी कर रखे हैं. इसके अलावा एक और भी 2 आर्टिकल्स आते हैं एंड दोज आर्टिकल्स आर्टिकल 330 एंड 332. यहां पे ये डील करता है एससीज एसटीज की सीट्स को रिजर्व करने की. कहां पे? लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली में, जो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू. ओके, सो हियर इट इज इन दिस थिंग, in these particular articles it actually mentions some kind of relationship between the population of SCs and ST groups. कि वहां पे जहां पर हम ये रिजर्व कर रहे हैं सीट्स, वहां पे एससीज एंड एसटीज का पॉपुलेशन जो है वो कितना है, वो भी यहाँ पे कंसर्न जो है वो माइंड में रखा जा रहा है. ओके, सच अ पैरामीटर इज इररिलेवेंट टू विमेन्स कोटा that their share in the total population is almost 50% is undisputed. Further, there cannot be drastic kind of situation, drastic variation in their population from one constituency to the other as it could happen with the SCs or ST. अब यहाँ पे क्या पॉइंट आउट कर रहा है कि सपोज कि एक स्टेट है जहां पर कि कुछ ऐसे प्लेसेस हैं वेयर इन दी एससीज एंड एसटीज का पॉपुलेशन ज्यादा है. तो ये जो प्लेसेस हैं ये हम एससीज एंड एसटीज के लिए रिजर्व करके रख सकते हैं बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन. वहीं पे ही देयर इज अनदर कॉन्स्टिट्यूएंसी, अनदर स्टेट. अब वहां पे जो पॉपुलेशन है कहीं पे विमेन की ज्यादा है और कहीं पे कम है, लेकिन ये जो वेरिएशन है जिस हिसाब से हमको एससीज एंड एसटीज के पॉपुलेशन में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो डिफरेंस देखने के लिए मिल सकता है, दैट इज नॉट देयर इन दी व्हेन इट कम्स टू द पॉपुलेशन ऑफ वुमेन, बिकॉज दिस इज दी ऑब्वियस थिंग कि 50% है पॉपुलेशन. तो वहां पे बहुत ह्यूज टाइप ऑफ जो है डिफरेंस देखने को नहीं मिल सकता व्हेन इट कम्स टू द वुमेन. बट वहीं पे लेकिन उस चीज को अगर हम एससी एसटीज के रिजर्वेशन से देखें उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के हिसाब से, तो वहां पे लेकिन डिफरेंस हो सकता है बिकॉज देयर आर सर्टेन प्लेसेस जहां पे जो एससी एसटीज की जो पॉपुलेशन है दैट इज क्वाइट बिग एज कंपेयर टू दी, इफ वी सी दैट काइंड ऑफ डिफरेंस ओवर हियर विमेन से अगर कंपेयर करें तो ये इनका जिस तरीके से रिजर्वेशन की बात है इन दी 330 एंड 332 आर्टिकल्स, दैट कैन नॉट बी अप्लाइड व्हेन इट कम्स टू द विमेन्स कोटा. तो वो भी एक यहाँ पे कंसर्न हो गया. राइट, अनवारंटेड कंडीशंस यहाँ पे कह रहा है दैट द रिजर्वेशन विल क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द डिलिमिटेशन एक्सरसाइजेस. क्योंकि देखो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बेसिकली रेज क्यों हो रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस रेज होने के पीछे का जो रीजन है वो ये है कि विमेन्स रिजर्वेशन बिल जो है, विमेन्स रिजर्वेशन बिल, इस चीज को पास जरूर कर दिया गया है, दिस हैज बीन पास्ड, बट द प्रॉब्लम इज कि चलो ठीक है वी गॉट टू नो कि 33% जो है कोटा मिल गया है, बट
the biggest question over here is this. ये क्वेश्चन है कि हाउ दिस विल बी डन. अब ये हाउ हमको नहीं पता है, उसी की वजह से इस तरीके की आर्टिकल्स भी जो हैं वो हमको देखने के लिए मिल रहे हैं. अगर ये हाउ हमको पता रहता तो यूपीएससी के लिए हमको इतनी ज्यादा सरदर्दी नहीं करनी पड़ती, इतने सारे आर्टिकल्स जो है फिर से दिमाग में नहीं आते, हमको रिवाइज नहीं करना पड़ता. नाउ यू हैव टू स्टडी आर्टिकल 81, आर्टिकल जो है 330, आर्टिकल 332, आर्टिकल 170, ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड. एंड इसमें जो भी चीजें दी हुई है प्रीलिम्स मेंस दोनों में ही, एंड स्पेसिफिकली प्रीलिम्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया. ठीक है, चलो. सो दिस इज इट रिलेटेड टू दीज थिंग्स, all these points and related to today's daily editorial and news analysis. I hope that you people enjoyed it. Israel and Hamas, Palestine, ये सभी चीजें जो है हम कल पक्का करेंगे, don't worry about it. And apart from that, do take care of yourself. See you in the next video. Bye bye, take care and have a great time. Good night. Jai Hind.